हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऐप गुरुकुल फॉर स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी। हमने अपने चैनल पर चार्ट ट्रेडिंग टेक्निक की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसकी कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। उस सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैंडलस्टिक्स की एनाटॉमी के बारे में, कैंडल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या इनमें कंपोनेंट होते हैं, इनके बिहेवियर के बारे में हमने जाना था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल कैंडलस्टिक्स कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें ओपन, लो, हाई, क्लोज वैल्यूज होती हैं। लेकिन इसके अलावा कैंडल्स बहुत सारे तरीके, जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं, हर प्रकार से फॉर्म हो सकते हैं। उसी के आधार पर कुछ विशेष कैंडल्स को हम देखेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतने प्रकार के कैंडल्स को हमें जानना है, इनके बारे में समझना है, इनकी साइकोलॉजी जानना है, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक्स हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल हैं। ट्रेडिंग डिसीजन लेने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको करेंगे। इनके अंदर की साइकोलॉजी कुछ खास है, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहला कैंडलस्टिक्स जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये है मारुबोजू कैंडलस्टिक्स। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स का आविष्कार जापानीज द्वारा किया गया था और उन्होंने ही इनका नामकरण किया है। इसी कारण कैंडल्स के नाम कुछ इस प्रकार से ऊट पटांग तरीके से होते हैं। जैसे ये है मारुबोजू कैंडल। चलिए जानते हैं इनके अंदर की साइकोलॉजी। अगर हम एनाटॉमी की बात करें मारुबोजू कैंडल्स की, तो ये कैंडल इस प्रकार से होता है। और अगर इसे आप कंपेयर करें नॉर्मल कैंडलस्टिक्स के, तो नॉर्मल कैंडल्स इस प्रकार से होता है जिसमें ओपन, लो, हाई, क्लोज के रूप में डेटा होता है, ऊपर और नीचे विक होता है। लेकिन अगर बात करें हम मारुबोजू कैंडल की, तो उसमें कोई भी विक नहीं होता, वो प्लेन ऐसे एक बॉडी के रूप में होता है। अगर ये कोई ग्रीन कैंडल हुआ तो प्राइस यहाँ से ओपन होकर यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, और अगर कोई ये रेड कैंडल हुआ तो प्राइस यहाँ से ओपन होकर यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस कैंडलस्टिक्स टाइप में कोई भी विक नहीं होता, अपर या लोअर कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या खासियत है इस कैंडल की, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर कोई बुलिश मारुबोजू कैंडल है तो वो इस प्रकार से बनेगी, जहाँ पे प्राइस यहाँ से ओपन होकर ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोज होती है। और अगर यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे हैं तो प्राइस यहाँ से ओपन हुआ तो सीधे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। प्राइस जहाँ पर ओपनिंग होता है उससे थोड़ा भी नीचे नहीं गया है। अगर ये ऐसा होता, प्राइस थोड़ा नीचे गया होता, तो एक छोटा सा ऐसा विक बनाता जहाँ पर कोई लोअर वैल्यू यहाँ पे आती। लेकिन इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कोई लोअर वैल्यू नहीं है। मतलब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और सीधे ऊपर की ओर गया। और अगर क्लोजिंग की तरफ देखें तो प्राइस जब यहाँ पे क्लोज होता है तो इसके ऊपर भी हाई कोई ऐसा विक नहीं है। मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है वही इस कैंडल का हाई वैल्यू है। तो क्या है इसके अंदर की साइकोलॉजी, क्या ये हमें दर्शाता है, वो जानना मेन है। तो अब बायर्स और सेलर के फाइट, उनके बीच में झगड़े, उनके बीच में लड़ाई को उस पर्सपेक्टिव से हम मार्केट को देखेंगे। दोस्तों, जब ये मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर भारी तादाद में बायर आ गए जो कि प्राइस को ऊपर की ओर लेके गए। अब चूँकि यहाँ पे बायर एग्रेसिव हैं, ये खरीदने के मूड में हैं और यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स की तरह काम कर रहे हैं और ये रेगुलर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान दे पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि प्राइस जहाँ से ओपन हुआ जरा भी नीचे नहीं आया। मतलब इस प्राइस के नीचे कोई सेलर नहीं है, कोई भी सेलर नहीं है। सब इस प्राइस के ऊपर बेचने के लिए तैयार हैं, जिससे प्राइस ऊपर की ओर भाग रहा है। अगर यहाँ पे कोई सेलर बैठा होता तो बायर उसे इस ऊपर के दाम में क्यों खरीदता, बायर उसे इस दाम में खरीदता। और अगर यहाँ पे सेलर होता तो इसमें लास्ट ट्रेडेड वैल्यू जो है वो यहाँ कहीं होती और एक विक की तरह ये बनता ओपनिंग प्राइस के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, प्राइस सीधे ऊपर की ओर गया है, एक भी छोटा विक नीचे की तरफ नहीं बनाया। मतलब यहाँ पे बायर्स इतने एग्रेसिव हैं, मार्केट इतना पॉजिटिव है कि लोग कितने भी ऊपर के दाम मिले खरीदने के लिए तैयार हैं। नीचे कोई सेलर नीचे के रेट में देने को रेडी ही नहीं है। अगर यहाँ पे सेलर होता तो ये प्राइस यहाँ तक भी आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बायर्स ऊपर के दाम में खरीदने को रेडी हैं, इसलिए सेलर इसे ज़्यादा दाम में ऊपर की तरफ बेच रहे हैं और प्राइस फाइनली ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे आके इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है।
अब लोअर विक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दें कि यहाँ पे कोई अपर विक भी नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब मार्केट स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद जब ये ऊपर भागना चालू किया तो रेगुलर ये ऊपर ही जाता रहा इस तरीके से जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो गया। और जब मार्केट क्लोज हुआ तो वही उसकी हाई वैल्यू थी। मतलब मार्केट में ऐसा नहीं हुआ कि ये हाई कहीं गया हो और वापस से सेलर ने इसे नीचे की तरफ लाया हो, ऐसा नहीं हुआ है। या बल्कि यहाँ पे ये हुआ है कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ वो सीधे ही उसमें ख़रीदारी होती हुई तब तक जब तक कि मार्केट क्लोज नहीं हो गया है, और जो क्लोजिंग वैल्यू है वही उसका हाई है। मतलब अगर टाइम और होता मार्केट में तो और भी ख़रीदारी होती है, और भी बड़ा बनता, और भी ऊपर जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे टाइम ओवर हो गया है मार्केट का तो मार्केट ने वहीं पे क्लोजिंग दे दी और वही उसकी हाई वैल्यू बन गई। निष्कर्ष ये निकल रहा है दोस्तों कि ये मारुबोजू ग्रीन कैंडल एग्रेसिव बाइंग को दिखाता है। डोमिनेंट फोर्स जो यहाँ पे है वो बायर्स की है। यहाँ पे सेलर्स ने हार मान ली है, बायर्स की तुलना में बायर यहाँ पे जीत गए हैं। वो जब से मार्केट स्टार्ट हुआ सीधे खरीदारी करते जा रहे हैं और सेलर ऊपर के रेट में माल बेचते जा रहे हैं। मार्केट बिल्कुल भी वीक नहीं है क्योंकि सेलर इसे ऊपर के दाम में बेच रहे हैं क्योंकि बायर खरीदने को रेडी हैं। सोचिए डिमांड यहाँ पे इतनी ज़्यादा, डिमांड कब ज़्यादा होती है? जब उस प्रोडक्ट या उस स्टॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कि लोग उसे कोई भी दाम में खरीदने को रेडी हैं। यही यहाँ पे हुआ है कि मार्केट जब से स्टार्ट हुआ सीधे ऊपर जाके क्लोज हुआ है, कोई भी विक इसमें नज़र नहीं आ रही है। यही इसके अंदर की साइकोलॉजी है जो आपको समझना है, जो आपको टेक्निकल एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल होगी। और इस पूरे नज़रिए को आपको इस पर्सपेक्टिव से देखना है कि यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में क्या फाइट हो रही है। अब नज़र डाल लेते हैं रेड कैंडल के ऊपर। अगर रेड कैंडल की बात करें तो मारुबोजू कैंडल, रेड कैंडल इस तरीके से होता है। और यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइस ओपन इधर पे होगा और यहाँ नीचे की तरफ आके क्लोज हो जाएगा। साइकोलॉजी सेम है, बस रेड और ग्रीन कैंडल में अंतर ये होता है कि प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज होता है, नेगेटिव मूवमेंट होता है, बेरिश मूवमेंट होता है तो वो रेड कलर का कैंडल बनता है क्योंकि नेगेटिविटी को वो दिखाता है। और यहाँ अगर हम इस पर्टिकुलर सीन की बात करें तो यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ है, जैसे ही मार्केट खुला रेगुलर प्राइस नीचे जाता गया। यहाँ पर जहाँ मार्केट ओपन हुआ उससे एक पॉइंट भी ऊपर मार्केट नहीं गया। अगर गया होता तो इस प्रकार से कोई विक बनती, लेकिन विक नहीं बनी है। जैसे ही मार्केट खुला प्राइस धड़ाम से नीचे जाते हुए यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई है और इस तरीके से एक कैंडलस्टिक फॉर्म हो गया है। तो इसके अंदर की जो साइकोलॉजी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ये निकल के आती है कि यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स जो है वो सेलर्स का है, बायर यहाँ पे हावी नहीं है, सेलर हावी हैं क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई है कि जो भी यहाँ पे सेलर हैं वो नीचे के दाम में बायर को बेचने को तैयार हैं। मतलब जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है उससे और कम दाम में भी देने को तैयार हैं और कम दाम में देने को तैयार हैं, और बायर जो है और नीचे के दाम में लगातार खरीदी करते जा रहा है और प्राइस नीचे की ओर जा रही है। फाइनली यहाँ पर मार्केट क्लोज इसलिए हो गया कि यहाँ पे मार्केट की टाइमिंग ख़त्म हो गई। हो सकता है मार्केट और लंबा चलता अगर तो ये और भी नीचे आता, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स आते जाते और भी नीचे के रेट में बायर्स इसे खरीदते जाते और प्राइस और नीचे मूव होते जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे मार्केट का टाइम ओवर हो गया तो यहाँ पे इसकी फाइनल क्लोजिंग हो गई। मतलब जो क्लोजिंग वैल्यू है वही उसका लो पॉइंट है और जो ओपनिंग वैल्यू है वही इस कैंडल का हाई पॉइंट है। मार्केट जब से स्टार्ट हुआ तब से केवल बिकवाली आ रही है और तब तक बिकवाली चली जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो गया। इसके नीचे इस प्रकार से कोई विक नहीं बनी है। अगर ऐसी विक बनती तो उसका कारण ये होता कि प्राइस बीच में कहीं एक बार यहाँ तक आया हो और वापस से इसे बायर ने ऊपर की तरफ लेके गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बायर तो यहाँ पे हावी थे ही नहीं, बस सेलर नीचे की दाम में इसे बेचते चले जा रहे थे। इस कारण से इस टाइप का कैंडल फॉर्म होता है। तो ये थे इसके अंदर की साइकोलॉजी। आपको अगर समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप बताइएगा और भी डिटेल में हम जाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले कैंडलस्टिक्स की बात करते हैं जो कि है हैमर। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हैमर कहलाता है, हैमर टाइप का कैंडलस्टिक्स। अगर हैमर की बात करें तो अंग्रेजी में हथौड़े को हैमर कहा जाता है, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये एक हथौड़ा है और इसी के नाम पे इन कैंडलस्टिक्स को हैमर नाम दिया गया क्योंकि दिखने में उसी प्रकार से होते हैं। लेकिन हैमर कैंडलस्टिक्स क्यों खास है, क्यों इसे जानना जरूरी है, चलिए जान लेते हैं।
दोस्तों हैमर एक ऐसा कैंडलस्टिक्स है जिसकी विशेषता या जिसका सिग्निफिकेंस तभी है जब ये चार्ट में किसी सपोर्ट पर या बॉटम लाइन पर आपको दिखाई दे और ये सपोर्ट पे प्राइस के रिवर्सल का साइन है, जहां पे डाउन ट्रेंड खत्म होकर अप ट्रेंड की शुरुआत होने की संभावना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेज पर इस चार्ट पर देख पा रहे हैं, अगर इस स्थिति में हैमर हमें दिखाई देता है तो यहाँ से रिवर्सल की संभावना है। कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो थी इसकी विशेषता। अब जानते हैं इसके अंदर की साइकोलॉजी, हैमर कैसे बनता है। दोस्तों हैमर की अगर एनाटॉमी की बात करें तो इसमें एक ऐसा छोटा सा बॉडी होता है जिसमें ओपन और क्लोज बिल्कुल पास पास होते हैं और इसमें नीचे की ओर बहुत ही लंबा विक होता है जो लगभग 3 गुने या उससे अधिक हो सकता है इसकी इस बॉडी के साइज से। यही एक स्टैंडर्ड हैमर की विशेषता है, प्रॉपर्टी है। और इसके अंदर के इंफॉर्मेशन की, इसकी साइकोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये निकल के आती है कि मान लीजिए एक ग्रीन कलर का हैमर है या बुलिश हैमर है जहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ये दे रहा है कि प्राइस जब यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट के पूरे समय के दौरान प्राइस ऐसा नीचे की तरफ मूव किया और फाइनली यहाँ पर आके क्लोज हो जाता है। तो इसे हम देखेंगे बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से कि कैसे ये फॉर्म होता है। मान लीजिए हम एक ग्रीन हैमर की बात करें तो ग्रीन हैमर में इस तरीके की संरचना होगी, प्राइस यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। अब जब मार्केट ओपन हुआ तो प्राइस यहाँ पर ओपन हो जाता है। मार्केट के दौरान प्राइस मूवमेंट होता है नीचे की तरफ, इसे सेलर यहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उतने ही फोर्स में बायर्स यहाँ पे आए और वापस प्राइस को ऊपर की ओर ढकेल के इसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आती है कि सेलर ने जोर लगाया प्राइस को यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन बायर्स ने उतने ही जोर के साथ प्राइस को ऊपर धकेला और फाइनली क्लोजिंग हुई ऊपर की तरफ और उसके परिणाम स्वरूप ऐसी एक संरचना निकल कर आई जिसे हम हैमर कहते हैं। इस तरीके से ये बॉडी हो जाएगी और ये इसका विक हो जाएगा। ऐसा ये कैंडल हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो सेलर और बायर के बीच में एक फाइट हुई थी जहाँ पे बायर जीत गए हैं। सेलर द्वारा नीचे लाए गए प्राइस को उनने न्यूट्रल कर दिया और प्राइस को वापस ऊपर पे ले जाके उनने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ बायर और सेलर के बीच में बायर्स की जीत हुई है। अतः मार्केट बुलिश हो गया है। जो डाउन ट्रेंड था उसको खत्म करके बायर ऊपर की ओर लेकर जाना चाहते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है। इसलिए इसका महत्व सपोर्ट की तरफ है। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रीन कलर के हैमर में और रेड कलर के हैमर में कुछ अंतर है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हैमर के केस में इसके कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण वो यह है कि यहाँ पे ओपन और क्लोज प्राइस इतने पास पास होते हैं कि उनमें अंतर करने का कोई सेंस ही नहीं निकलता है। इस केस में भी सेम वही साइकोलॉजी होगी कि जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और इसे सेलर नीचे की तरफ लेकर गए, लेकिन बायर वापस से उसी फोर्स में मार्केट को ऊपर की तरफ मूव कर दिए और फाइनली प्राइस यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। तो ओपन के पास में ही क्लोज हुई। हाँ, हरे वाले कैंडल के केस में ओपन के ऊपर क्लोज होती है, लेकिन बिल्कुल नज़दीकी प्राइस में ही होती है। बस यहाँ पे ओपन के थोड़ी नीचे क्लोज हुई, इसलिए रेड कलर का कैंडल फॉर्म होता है। लेकिन इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन वही है सेम कि जो सेलर मार्केट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश किए थे, बायर वापस से उसे ऊपर की तरफ लाके ओपन प्राइस के पास क्लोज कर दे। मतलब इतनी लंबी जो जर्नी सेलर ने बनाई थी, ये जो विक, उसको बायर्स ने न्यूट्रल कर दिया है और फाइनली एक इस तरीके का कैंडल हमें देखने को मिला जो कि बेयरिश या रेड कलर का हैमर कहलाता है। यहाँ पे बुलिश बेयरिश शब्द का इस्तेमाल करना उतना सही नहीं होगा क्योंकि दोनों ही कलर के केस में हैमर को ट्रेंड रिवर्सल ही माना जाता है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के लिए। तो उम्मीद है आपको ये साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी और आपको हर कैंडल को बायर्स और सेलर्स के फाइट के नज़रिए से ही देखना है, ताकि आप मार्केट में जब इन्फॉर्मेशन को रीड करें तो आपके दिमाग में ये इमेज आए कि फाइनली मार्केट किस दिशा में जाने के लिए तैयार हो रहा है या मार्केट क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। चलिए अगले कैंडलस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं जो कि है इन्वर्टेड हैमर या फिर इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार का मतलब क्या हुआ कि जब आकाश से टूटता हुआ तारा इस तरीके से गिरता है, ये जो स्टार
आप देख रहे हैं ऐसा ऊपर से गिरता हुआ इस तरीके से बनता है, तो वैसे ही ये एक शूटिंग स्टार के ऊपर से इसकी गिरावट को दर्शाता है। इस कारण से इसे शूटिंग स्टार नाम दिया गया है। ये इसके नाम का कारण था। लेकिन अब इसकी साइकोलॉजी जान लेते हैं। दोस्तों, इसे इन्वर्टेड हैमर भी कहा जाता है, और चूंकि ये जो हैमर अभी हमने देखा था, ये जो हैमर हमने देखा था इसके ठीक अपोजिट है, इस कारण से ये इन्वर्टेड हैमर कहलाता है। और इसकी साइकोलॉजी भी हैमर से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस तब होता है जब ये किसी चार्ट में, रेजिस्टेंस में या टॉप में पाया जाए, तभी इसका कोई महत्व होगा। अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस चार्ट के बीच में, ट्रेंड में नहीं होगा। चार्ट रीड करने के टाइम हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, लेकिन अभी यहाँ बेसिक तौर पे हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से हैमर किसी रेजिस्टेंस के पास या चार्ट के टॉप में आपको दिखाई दे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने चार्ट लगाया हुआ है, तो इसका सिग्निफिकेंस है। अब जान लेते हैं इसके अंदर की साइकोलॉजी। आप थोड़ा सा और आसान आपको समझने में हो जाएगा, क्योंकि आपने हैमर सीख लिया है। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर आपको एक इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है, और ये संभवतः प्राइस के रिवर्सल के संकेत हो सकते हैं कि अप ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, और हो सकता है कि डाउन ट्रेंड चालू हो जाए, जैसा कि चार्ट में हुआ भी है। चलिए समझते हैं कैसे होता है। मान लीजिए एक ग्रीन कलर के हम शूटिंग स्टार की बात करें, इन्वर्टेड हैमर की बात करें, जो कि इस प्रकार से हो सकता है। इसमें थोड़ी बहुत विक भी हो सकती है, लेकिन जो विक है बॉडी के नीचे की ओर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे ही हैमर के केस की अगर हम बात करें तो ऊपर विक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत विक इसमें हो सकती है। अब अगर इस इन्वर्टेड हैमर की बात करें तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि मार्केट में प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ और इसका हाई था। मतलब जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ से ओपन होके इसे बायर्स ने ऊपर तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स की तुलना में जब यहाँ पे सेलर आए तो सेलर ने प्राइस को वापस नीचे की ओर ढकेल दिया और प्राइस यहाँ पर आके क्लोज हो जाती है। मतलब जहाँ ओपन था उसी के पास में आके प्राइस क्लोज हो गई। तो बायर द्वारा जो फोर्स यहाँ पे लगाया गया था उसे सेलर द्वारा न्यूट्रल कर दिया गया है। इस तरीके से प्राइस को वापस खींच के नीचे लाया गया है। ऐसा आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि ऊपर बायर खींच के लेके गए थे, लेकिन सेलर वापस नीचे लेके आ गए। मतलब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। जीता कौन? सेलर, क्योंकि जो बायर ने फोर्स लगाया था उसको ख़त्म कर दिया सेलर ने। उनने उसको प्राइस को वापस नीचे लेकर आ गए, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। बायर की कोशिश को नाकाम किया है उन्होंने। अगर कोई आपके खिलाफ खड़ा होता है, आप उसे हरा देते हैं, उसके एक्शन को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब आप जीत गए। वैसा ही हुआ है यहाँ पे कि जो बायर ने फोर्स लगाया था सेलर ने उसे न्यूट्रल कर दिया, ख़त्म कर दिया। फाइनली मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो वही होता है जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं कि कोई अप ट्रेंड चल रहा होता है, वहाँ पे एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार अगर आपको दिखाई दे जाता है, उसके बाद कोई कन्फर्मेशन कैंडल मिल जाती है, तो उसके आधार पर आप ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स आपको दिखाई दिया है जो सेलर ने लगाया हुआ है और उनने जीत हासिल की है, और उन्हीं के साथ आपको अलाइन होना है। क्योंकि पावरफुल फोर्स सेलर्स का है, तो आप सेलर्स के साथ अलाइन होकर मार्केट को वहाँ पे शॉर्ट करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर रेड और ग्रीन की बात करें तो यहाँ पर भी सेम केस है। यहाँ पर कलर का कोई खास अंतर नहीं होता, क्योंकि बॉडी इतनी छोटी होती है, ओपन और क्लोज बिल्कुल पास में होते हैं। अगर यहाँ पे हम रेड कलर के शूटिंग स्टार की भी बात करें तो साइकोलॉजी सेम निकल कर आएगी। ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। पूरे एक्टिविटी में मार्केट ओपन होने के बाद इसे बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली यहाँ पे सेलर आ गए और सेलर ने मार्केट को वापस नीचे यहाँ पर लाकर क्लोज कर दिया, ओपन के पास ही, चाहे ऊपर या नीचे। अगर ऊपर क्लोज हो जाता ओपन के तो ये ग्रीन बन जाता, नीचे क्लोज हुआ इसलिए रेड बन गया, पर पास में ही क्लोज हुआ है। फाइनली देखने वाली, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे एक्शन को जो बायर ने बनाया हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है और क्लोजिंग नीचे की तरफ ही हुई है। मतलब सेलर की जीत यहाँ पर भी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि रेड बने या ग्रीन बने, अगर अच्छा शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर आपको टॉप में मिलता है तो वहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि चार्ट में रिवर्सल हो जाए। ये सारी संभावनाएं 100% कुछ भी नहीं होता ट्रेडिंग में, आप संभावनाओं के आधार पर ही ट्रेड करते हैं, इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करने की सलाह दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कैंडलस्टिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि है डोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक्स। जापानीज द्वारा ही दिया गया नाम है डोजी, और ये कैंडल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसकी विशेषता सबसे पहले हम जान लेते हैं। डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक है जो कि इनडिसिसिवनेस को दिखाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी
स्पष्ट परिणाम निकल कर नहीं आता, ये कैंडलस्टिक हमें दिखाता है। इनडिसिसिवनेस का मतलब ये है कि पहले के जो कैंडल्स हमने देखे थे, शूटिंग स्टार हो गया, नेगेटिविटी को दिखाता था, सेलर के स्ट्रेंथ को दिखा रहा था, हैमर जो है बायर के स्ट्रेंथ को दिखा रहा था, मारुबोजू कैंडल बायर और सेलर के अलग अलग टाइप के कैंडल हमें स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। लेकिन डोजी एक ऐसा कैंडल है जो ना कि बायर के और ना ही सेलर दोनों की स्ट्रेंथ को नहीं दिखाता, ये इनडिसिसिवनेस को दिखाता है, जहाँ पे कोई भी स्पष्ट निर्णय निकल कर नहीं आता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर इस कैंडल की एनाटॉमी की हम बात करें तो इसमें इतना छोटा बॉडी होता है जो कि नहीं के बराबर होता है, और इसमें विक दोनों तरफ ऊपर और नीचे बॉडी की तुलना में बहुत बड़े बड़े होते हैं। जहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ओपन और क्लोज होगी, यहाँ पे हाई हो जाएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा, ये ग्रीन कैंडल के केस में होगा। और वहीं अगर रेड कैंडल की बात करें तो यहाँ पे ओपन जो है ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, हाई और लो सेम होंगे। और इस कैंडलस्टिक्स में ओपन और क्लोज इतने पास पास होते हैं कि बहुत ही छोटी सी बॉडी बनती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी बॉडी बनेगी और इस बॉडी से काफ़ी ऊपर हाई वैल्यू और काफ़ी नीचे लो वैल्यू होगी। तो साइकोलॉजी समझते हैं कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या। अब देख लेते हैं कि जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद प्राइस नीचे गया, मतलब सेलर जो है प्राइस को यहाँ तक लेकर आए और वापस बायर इसको ऊपर की तरफ लेकर गए, मतलब प्राइस यहाँ तक आ गया फिर से, और फिर से यहाँ पे सेलर आए जो कि प्राइस को वापस यहाँ पर लाते हैं और फाइनली मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ये स्टोरी आपको अगर समझ में आ गई होगी तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया था सेलर द्वारा, जिसे बायर ने खारिज करके प्राइस को ऊपर ले गए, और दूसरा फोर्स लगाया गया था फिर से सेलर द्वारा, जो बायर के द्वारा एक्स्ट्रा ऊपर लेके जाया गया था प्राइस को, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया और वापस प्राइस को ओपन के पास ही लाकर खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कैंडल जिस तरीके से बना हुआ था वहीं पर आके रुक गया और कुछ इस तरीके की संरचना हमें मिल जाती है जो कि डोजी कैंडल कहलाती है। तो यहाँ पे इनडिसिसिवनेस का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि ना तो बायर हावी हुए ना सेलर हावी हुए थे। प्राइस जहाँ पे जिस पॉइंट पे ओपन हुआ था लगभग उसी के आसपास आकर क्लोज हो गया। बायर भी अपनी स्ट्रेंथ आजमा लिए, सेलर ने भी अपना स्ट्रेंथ आजमाया, लेकिन दोनों ही किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्राइस को क्लोज करने में असफल रहे। प्राइस फाइनली वहीं पे आके क्लोज हुआ जहां से ओपन हुआ था, मतलब गाड़ी जहां से चली थी वहीं पे आके खड़ी हो गई। ना बायर जीते ना सेलर जीते। लेकिन इनडिसिसिवनेस कैंडल का क्यों कोई महत्व चार्ट में हो सकता है? बहुत ज़्यादा महत्व है इस चार्ट का दोस्तों, ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि चार्ट रीडिंग में हम सीखेंगे। फिलहाल इसकी साइकोलॉजी हमें जाननी थी जो कि हमने जाना, और इस केस में भी चाहे ये रेड हो चाहे ये ग्रीन हो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओपन और क्लोज बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसमें ये लगभग सेम ही दिखते हैं। और इसका एक और रूप हम देखेंगे जो डोजी कैंडल्स का है, वो है इस प्रकार का। ये स्पष्ट ऐसा डोजी भी बनता है बहुत बार, जो कि सबसे स्टैंडर्ड ब्यूटीफुल डोजी कहलाता है। इसमें होता क्या है, ओपन भी वही होता है, प्राइस क्लोज भी वही होता है। ये कैसे बन पाएगा? मान लीजिए कोई मार्केट 40 रुपीज़ में स्टार्ट हुआ, यहाँ से ओपन होने के बाद इसने हाई लगाया 70 रुपीज़ का और यहाँ पे इसने लो लगाया 10 रुपीज़ का। लेकिन हाई और लो लगाने के बाद जब क्लोजिंग हुई तो मार्केट में वापस 40 रुपये पर ही क्लोजिंग हो गई। मतलब जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था 40 रुपये की रेट से, वहीं पर आके क्लोज हो गया। तो ये कहलाता है स्टार टाइप ऑफ डोजी कैंडल। और इसमें बॉडी होती ही नहीं है, बॉडी के नाम पर एक लाइन होती है, विक की तरह ही होती है। ये क्रॉस या स्टार जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे स्टार टाइप ऑफ डोजी कैंडल कहा जाता है। अब डोजी कैंडल इतने प्रकार से हो सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और इन सबको भी हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। पहला हम देख लेते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक जो हमने अभी समझा है वो इस तरीके से एक डोजी कैंडल होता है, लेकिन इसी कैंडल में विक अगर कुछ ज़्यादा बड़े हो गए सामान्य आकार से तो इसे लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल कहा जाता है। लॉन्ग लेग्ड मतलब लंबे लंबे पैर हैं इस डोजी कैंडल के। यहाँ पे ओपन और क्लोज जो है वो बहुत पास पास होता है, यहीं पर आजू बाजू होंगे, लेकिन इसका हाई इस ओपन क्लोज से बहुत दूर और लो ओपन क्लोज से बहुत दूर होगा, इसलिए इसे लॉन्ग लेग्ड डोजी कहा जाता है जिसके लंबे लंबे पैर हैं। उम्मीद है इसकी साइकोलॉजी भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ भी अंतर नहीं है, बस हाई लो बहुत दूर दूर हो जाते हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डोजी आप जो देख रहे हैं इन्हें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, जिसमें पहला है
स्टार डोजी जो कि आप अभी समझ चुके हैं, लॉन्ग लेग्ड डोजी इसको भी आपने समझ लिया है। अब तीसरा हम यहाँ पे समझेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई को अगर आपने सुना होगा तो एक जो कीड़ा या एक पतंगा होता है जो इस तरीके से होता है, ऐसा उसकी संरचना होती है, ऐसे उसके पंख होते हैं। बच्चे बहुत पकड़ते थे, हमने भी बहुत पकड़ा है बचपन में। तो ये कहलाता है ड्रैगन फ्लाई। अब इसे ड्रैगन फ्लाई क्यों बोला गया? अगर आप इस कैंडलस्टिक्स को देखें, इस डोजी को देखें, तो ये इस तरीके से बनता है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टी के समान दिखाई देता है। यहाँ पर क्या होता है कि इस कैंडलस्टिक्स में यही ओपन होता है, यहीं पे क्लोज होता है, और इसमें नीचे की तरफ इतनी लंबी विक होती है, ये इसका लोअर वैल्यू होता है। इस तरीके से इसकी संरचना होती है और दिखने में ये एक ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे ड्रैगन फ्लाई नाम दिया गया है। अब अगर इसे आप रिलेट कर पाएँ तो आपने देखा होगा कि जब हम हैमर पढ़ रहे थे तो हैमर कुछ इस प्रकार से था, जहाँ पर ऊपर छोटी सी बॉडी होती है और एक विक, बट इसमें अंतर केवल इतना ही है कि एक हैमर ही है। अगर ये कहीं आपको किसी चार्ट में बॉटम लाइन पे मिलता है तो ये हैमर की तरह ही साइकोलॉजी रखने वाला एक कैंडलस्टिक है, लेकिन इस पे होता क्या है कि बॉडी के नाम पर कुछ भी नहीं होता, बस एक लाइन होती है, क्योंकि जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ होता है वहीं पर क्लोज हो जाती है, इसलिए बॉडी के नाम पर एक सीधी रेखा होती है और एक लंबा सा विक होता है, नीचे लोअर वैल्यू होती है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हैमर की तरह ही होते हैं और दिखने में ये डोजी के जैसे होते हैं। अब देख लेते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी कुछ इस प्रकार से होता है। ग्रेवस्टोन का मतलब ये है, ग्रेव मतलब कब्र, और अगर आप माने कि ये कोई कब्र है और उसके ऊपर रख लगा हुआ ये कोई पत्थर है तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये ग्रेव हो गया और ये पत्थर ग्रेव स्टोन, इसलिए इसे नाम दिया गया है ग्रेवस्टोन डोजी। ये इस तरीके से होता है जहाँ पे ओपन क्लोज बिल्कुल सेम होते हैं और ऊपर की तरफ इसकी लंबी विक होती है जो कि इसकी हाई वैल्यू होती है, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं जो इन्वर्टेड हैमर है या शूटिंग स्टार आपने देखा हुआ था जिसमें ऊपर की तरफ लंबी विक थी, ओपन और क्लोज बहुत पास पास हुआ करते थे, बस इसमें बॉडी अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी थी। लेकिन अगर हम इस कैंडल की बात करें तो बॉडी एक रेखा के रूप में ही, एक लाइन के रूप में ही है, जहां ओपन और क्लोज बिल्कुल सेम है। अगर इसकी विशेषता, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर हमने पढ़ा था उसकी ही विशेषता इसमें होती है, जब ये किसी टॉप पर मिले तो इसे शूटिंग स्टार के साइकोलॉजी से ही हम रीड करेंगे, उसी के अनुसार इसमें एक्ट करेंगे, उसी के अनुसार इसमें पोटेंशियल हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखे डिफरेंट टाइप के कैंडलस्टिक्स और उसको हमने एक बायर और सेलर के फाइट के पर्सपेक्टिव से सीखा है, उसके अंदर की साइकोलॉजी को देखा है। भले यहाँ पे आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा होगा या जिन्हें आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब चार्ट रीड आप स्टार्ट करना चालू करेंगे तो चार्ट तो एक पिक्चर है दोस्तों, लेकिन वो चार्ट ही आपको ट्रेड लेने में सहायता करता है, ट्रेड आपको देता है। लेकिन वहाँ पे आपको देखना क्या है, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या देख पाते हैं जो आप नहीं देख पाते, उसी चार्ट को देखकर आप मनी लूज कर रहे होते हैं और उसी चार्ट को देखकर वही प्रोफेशनल ट्रेडर्स मनी गेन कर रहे होते हैं या प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। बस अंतर देखने के नज़रिए से ही है, उसके अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को खींच के या ढूंढ के निकालने की होती है और उसके लिए थर्ड आई होनी चाहिए, एक अलग प्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए ताकि आप इंफॉर्मेशन को निकाल सकें। तो यही बताने का उद्देश्य था और इस तरीके से अगर आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो फाइनली कुछ समय के बाद, प्रैक्टिस के बाद आप एक अच्छे एनालिस्ट बन जाएंगे। और रही बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के लिए भी बहुत प्राइम मटेरियल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपने इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के बिल्कुल प्राइम कंटेंट फुल एग्जाम्पल के साथ जो कि सीधी सीधी भाषा में आपके दिमाग में घुस जाए, प्रवेश कर जाए, वैसा हम पूरी क्लास को रखेंगे। पूरे क्लास में आपको इसी तरीके के इंटरेक्टिव कंटेंट्स मिलेंगे जिससे आपको पूरी चीज़ें दिमाग में बैठ जाए, आपको कोई भी डाउट न रहे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो बेझिझक आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज़ पर्सनली आपको हम असिस्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा, इनकरेज कीजिएगा ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें।